जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देखो, जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे एक बार पुनः आगे बढ़ाते हैं और लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या पढ़ रहे थे? अनुच्छेद 32 यानी हमारा जो छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद कौन सा है साहब? 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने देखा था कि व्यक्ति या नागरिक किसी के भी मौलिक अधिकारों का, एफआर का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को ये अधिकार उसकी रक्षा के लिए, व्यक्ति की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट आदेश जारी करता है। क्या करता है? 5 रिट आदेश जारी करता है जिनके द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। और हमने देखा वो 5 रिट कौन कौन सी हैं। तो हमने देखा क्रम से कि ये 5 रिट, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 देखा परमादेश। नंबर 3 देखा प्रतिषेध। नंबर 4 देखा अधिकार परीक्षा। और नंबर 5 देखा उत्प्रेषण। इस तरीके से क्रम से दे रखे हैं या दे रखी है संविधान में। इनका क्रम का इस तरीके से है। अगर पूछता है कि इनका क्रम कौन सा है और 4 ऑप्शन रखता है, उसमें अलग अलग तरीके से रखता है, तो पहली है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है अधिकार परीक्षा, और जो लास्ट है हमारी वो है उत्प्रेषण। इस तरीके से इनका क्रम इस तरीके से है। हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है प्रस्तुत किया जाए, शरीर प्रस्तुत किया जाए। कहाँ? न्यायालय में। ये रेट कब जारी की जाती है? जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया है। अब खास तौर पर ये पुलिस के खिलाफ जारी की जाती है कि पुलिस किसी अपने विरोध करने वाले या मतलब विरोधी को दबाने के लिए उसे गैर कानूनी तरीके से क्या कर लेती है? बंदी बना लेती है। तो तब यह रिट जारी की जाती है। इसका यह निजी और सार्वजनिक, जो सरकारी है और निजी, कोई भी व्यक्ति किसी को बंदी नहीं बना सकता। ये उसका मौलिक अधिकार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस तरीके से उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो ये रेट उस समय जारी की है। परमादेश, परम प्लस आदेश, इसका जो मीनिंग होता है हम आदेश देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? कि हम आदेश देते हैं। और यह रेट कब जारी की जाती है? तो मेरे दोस्तों, जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति है, किसी सार्वजनिक पद को धारण करता है, किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, सरकार से उस पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सैलरी ले रहा है, पेमेंट ले रहा है, परंतु वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, तब परमादेश रेट जारी की जाती है। और उससे कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? आप सैलरी ले रहे हो, पेमेंट ले रहे हो आप, और आपको सरकार ने यहाँ इसलिए तो सैलरी दे रही है कि आप यहाँ अपने कर्तव्यों का पालन करो। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर हॉस्पिटल आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो अपने सो रहा है। वो टीचर है, वो पढ़ा ही नहीं रहा, वो मस्त है, तो वो सैलरी ले रहा है इसके बदले। इसलिए उसे ऐसा करने के लिए, कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है।
तो उससे कहा जाता है या तो अपने कर्तव्यों का पालन करो, नहीं आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको सर्विस से, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस रिट के माध्यम से कोर्ट उसे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसके साथ साथ हमने अधिकार परीक्षा रिट भी देखी थी। अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है पूछना। देखो हमने इसके साथ देखी थी अधिकार परीक्षा, तो हमने देखा अधिकार परीक्षा रिट कब जारी की जाती है, इसका क्या अर्थ है, क्या परिस्थिति है। तो देखो, और दूसरी बात हमने कहा था कि परमादेश रिट, परमादेश जो रिट होती है वो राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सम्मानीय पद है। उससे हम नहीं कह सकते कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। और देखा जाए तो राष्ट्रपति का कर्तव्य कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति वही कार्य करता है जो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल कहता है। तो राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से उसका कोई ऐसा कार्य होता ही नहीं, तो राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती परमादेश। दूसरा, निजी व्यक्ति, जैसे मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मेरे खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती कि आप पढ़ा नहीं रहे हो, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, आप क्लास नहीं ले रहे हो। अरे भैया मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो मुझे जो पेमेंट मिल रहा है, सैलरी मिली, वो नहीं मिलेगी। तो निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, यह राष्ट्रपति और निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। हम देख रहे थे, हमने कहा कि ये दोनों में अंतर क्या है, परमादेश और अधिकार परीक्षा। हमने कहा कि अधिकार परीक्षा रिट जब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से या किसी सूचना को छिपा करके या जिस पद पर वो बैठा है उस पद की उसके पास योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन है ही नहीं, उसने वो गलत तरीके से वहां तक पहुंच गया है, भर्ती हो गया है, तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय उससे पूछता है कि आप इस पद को धारण कर रहे हो, इस पद पर किस अधिकार के तहत बैठे हो, क्या आपके पास इसकी योग्यता है। तो इस रिट के माध्यम से उसे कार्य करने से रोका जाता है, उसे सर्विस से हटाया जाता है गैर कानूनी तरीके से। मैंने कहा कि एक आईपीएस थे, यूपीएससी में उन्होंने ओबीसी का गलत सर्टिफिकेट बनवा करके भर्ती हो गए, आईपीएस भी बन गए। बाद में पता लगा कि ये जनरल से हैं और इन्होंने ओबीसी का क्या बनवा लिया है, गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो बाद में उनको इस रिट के माध्यम से उसे पूछा गया कि आप यहाँ तक कैसे आए, क्या आपके पास ये योग्यता है, आप तो जो आरक्षण का फायदा लेके आए हो। तो इस रिट के माध्यम से उससे पूछा जाता है और उसे कार्य करने से रोका जाता है और यहाँ पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, कहा जाता है आप कार्य करें, और यहाँ पर उसे रोक दिया जाता है कि आप जिस पद पर बैठे हैं, जिस पद के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उसकी आपके पास क्या नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास उस पद की योग्यता नहीं है, तो उसे कार्य करने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इस तरीके से हमारी बंदी प्रतिष्ठित रिट हुई, परमादेश हुई और अधिकार परीक्षा हुई। अब एक प्रतिषेध बची और उत्प्रेषण रिट बची। अब इनको हम देखते हैं ये किस तरीके से, इनका क्या अर्थ है, क्या क्या है। देखो साहब, एक तरफ लिख लेते हैं हम प्रतिषेध, दूसरी तरफ लिख लेते हैं उत्प्रेषण। देखो अब इनमें समानता क्या है पहले तो ये देखते हैं। तो देखो ये दोनों ही रिट न्यायिक रिट हैं। ये कैसी हैं? दोनों ही न्यायिक रिट हैं। ये भी कैसी है? न्यायिक रिट है।
न्यायिक रिट है। और ये भी कैसी है, यह भी न्यायिक रिट है, न्यायिक रिट है। ये कैसी है साहब, न्यायिक रिट है। न्यायिक रिट का मतलब है कि इन रिटों को न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। सामान्यतः इसका अर्थ यही है कि इन रिटों को न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। जैसे उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उच्च हो गया। और किसके खिलाफ जारी करेगा, जैसे हाई कोर्ट के खिलाफ तो हाई कोर्ट निम्न न्यायालय होगा। जब हाई कोर्ट इनको जारी करेगा तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हो गया, मैं जो अभी यहाँ लिखूंगा। और जो अधीनस्थ न्यायालय वो निम्न न्यायालय हो गए। तो यह दोनों ही कैसी हैं, न्यायिक रिट हैं। परंतु यह न्यायिक और गैर न्यायिक दोनों के लिए जारी की जा सकती है। यह दोनों के लिए, यानी कोई गैर न्यायिक संस्था है और उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती हैं। अब ये कब की जाती हैं, तो देखो यह रिट प्रारंभिक चरण में जारी की जाती है। यह रिट प्रारंभिक चरण में जारी की जाती है और यह रिट अंतिम चरण में जारी की जाती है। जैसे कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से, किससे, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है। तो जब चल रहा हो तब तो रिट कौन सी जारी की जाएगी, प्रतिषेध। परंतु हाई कोर्ट ये निर्णय दे चुका हो, क्या कर चुका हो, निर्णय दे चुका हो, तब यह रिट जारी की जाती है। तो यानी अगर हाई कोर्ट किसी मामले में निर्णय, अगर वहां पर सुनवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो ये हुआ प्रारंभिक चरण। सुनवाई चल रही है, ये कौन सा चरण हुआ, प्रारंभिक। परंतु हाई कोर्ट किसी मामले में क्या दे चुका है, निर्णय दे चुका है, वो अपना आदेश दे चुका है, तो ये हुआ अंतिम चरण। तो जब मामला चल रहा हो तो कौन सी रिट जारी की जाएगी, प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी। परंतु हाई कोर्ट जब मामला सुना चुका हो तो कौन सी रिट जारी की जाएगी, उत्प्रेषण। तो हम लिख सकते हैं यह रिट प्रारंभिक चरण में जारी की जाती है, जब मामला निम्न न्यायालय में सुनवाई चल रही हो, अर्थात विचाराधीन हो। अब ये कब जारी की जाएगी, तो ये पहली बात तो अंतिम चरण में जारी की जाती है। तो यह रिट कब जारी की जाती है, अंतिम चरण में। यह रिट अंतिम चरण में जारी की जाती है जब
निम्न न्यायालय जब निम्न न्यायालय अपना निर्णय सुना चुका हो तब यह रिट जारी की जाती है। तब यह रिट जारी की जाती है। तब यह रिट जारी की जाती है। ठीक है साहब। देखो, ये रिट कब जारी की जाएगी? जब मामला निम्न न्यायालय में सुनवाई चल रही हो। सुनवाई चल रही हो कब जारी की जाएगी? जब सुनवाई चल रही हो। तो जब सुनवाई चल रही है तो इस रिट के माध्यम से, जैसे मान के चलो सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ जारी कर रहा है? हाई कोर्ट के खिलाफ जारी कर रहा है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से क्या कर रहे हो? बाहर कार्य कर रहे हो। तो इस रिट के माध्यम से उस मामले को वहीं पर रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि आप अभी इस मामले को, सुनवाई को बंद करो, क्योंकि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं जब निम्न का मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए निम्न हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट जारी करेगा। जैसे अगर हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है तो अब हाई कोर्ट के खिलाफ, भले ही हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, तो अब हाई कोर्ट के खिलाफ कौन जारी? और जिला कोर्ट तो जारी करेगा नहीं। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन जारी कर दे? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम का मतलब ही वो अपने आप में क्या है? सर्वोच्च है। उसके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती। निम्न का मतलब मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय जिला कोर्ट है। इस तरीके से समझने, जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो तो उच्च न्यायालय उस मामले की सुनवाई को बंद करवा देता है। ये तो जब सुनवाई चल रही हो तब उसको कहेगा भैया आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हो, आप इस मामले को भी यहीं पर रोक दो। इस तरीके। परंतु अगर हाई कोर्ट या निम्न न्यायालय यहां पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के निर्णय दे चुका हो, ये रिट कब जारी की जाती है? जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के निर्णय दे चुका हो।
लास्ट फैसला कर चुका हो, अंतिम फैसला कर चुका हो, तब यह रिट जारी की जाती है और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय उस मामले को अपने यहाँ ट्रांसफर या मंगवा लेता है। तो जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे चुका है तो उच्च न्यायालय, मेरा उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भाई बच्चे ये ना समझे कि उच्च का मतलब क्या है, हाई कोर्ट ना। उच्च का मतलब मेरे लिए अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ जारी कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उच्च है, और जब हाई कोर्ट रिट को जारी कर रहा है तो मेरे लिए उच्च हाई कोर्ट है। निर्णय दे चुका है तो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने यहाँ मंगवा लेता है। तो उच्च न्यायालय उस मामले को कहाँ मंगवा लेता है, अपने यहाँ मंगवा लेता है साहब। कहाँ मंगवा लेता है, अपने यहाँ। देखो साहब, इनको एक बार देखते हैं इनमें क्या क्या अंतर है, कैसे कैसे है। देखो, ये दोनों ही रिट कैसी है, न्यायिक रिट है। कैसी है, न्यायिक, यानी न्यायालय द्वारा न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। परंतु यह रिट, प्रतिषेध रिट, एक गैर न्यायिक रिट भी है, यानी ये गैर न्यायिक ऑफिस पदाधिकारी के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। हमने कहा कि यह रिट प्रारंभिक चरण में जारी की जाती है। कब जारी की जाती है, प्रारंभिक चरण में, यानी जब कोई मामला, पहले ये रिट जारी की जाएगी, परंतु ये रिट कब जारी की जाएगी, जब कोई मामले की सुनवाई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कर रहा है और अभी निर्णय नहीं दिया, अभी क्या चल रही है, उस पर सुनवाई चल रही है, उसने अंतिम फैसला नहीं दिया है, तो प्रारंभिक चरण में जारी की जाएगी। जब मामले की क्या चल रही हो, सुनवाई चल रही हो। तो जब सुनवाई चल रही हो अर्थात क्या हो, विचाराधीन, तो इसके माध्यम से उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि आप ये सुनवाई क्या करो, बंद करो, आप ये सुनवाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के बाहर क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, इसलिए अभी आप सुनवाई को क्या करो, पूरी तरह बंद करो। इस तरीके से आप सुनवाई को तो रोक दिया जाता है। अब देखो, यह रिट अंतिम चरण में जारी की जाती है। अंतिम चरण का मतलब है कि जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अंतिम फैसला कर चुका है, निर्णय सुना चुका है, तब उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी। कौन सी रिट जारी की जाएगी, उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी, यानी अंतिम चरण में जारी की जाती है जब निम्न न्यायालय ने अपना निर्णय सुना चुका है। क्या कर चुका है, सुना चुका है, डिसीजन हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह, तब यह रिट जारी की जाती है। और जब रिट जारी की जाती है और इस रिट के माध्यम से उस मामले को क्या करता है, न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। तो देखो, अंतर ध्यान ये रखना है कि जो प्रतिषेध रिट है वो प्रारंभिक चरण में जारी की जाती है, यह अंतिम चरण में जारी की जाती है, और यह जब जारी की जाती है जब मामला चल रहा हो, और यह जब जारी की जाती है जब निर्णय दे चुका हो। अब मामला चल रहा होगा तो उसे वहां रोको, बंद करो भी यहां, और निर्णय दे चुका है
तो फिर उसे अपने यहाँ मंगवा लेता है। 4 अंतर है। पहला अंतर, यह प्रारंभिक चरण, यह अंतिम चरण। यह प्रारंभिक चरण का मतलब जब मामला चल रहा हो और यह निर्णय दे चुका हो। तो जब मामला चल रहा है तो वहां रोक दिया जाता है और इसके द्वारा मंगवा लिया जाता है। इस तरीके से हमारी 5 रिट हुई। क्या हुई? 5 रिट हुई। अब देखो, अब इनमें कुछ अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं। देखो साहब, हमने कहा कि ये दोनों ही रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कौन जारी करता है? हाई कोर्ट जारी करता है। तो इनमें क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, रिट में, इनमें। एक तो देखते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट और नंबर 2 हाई कोर्ट। देखो साहब, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो देखो साहब सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। किसके तहत जारी करता है? 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है। किसके तहत जारी करता है? 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। अब देखो, अगर हाई कोर्ट की बात और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो देखो बात करें कि अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि हमने देखा था कि जो मौलिक अधिकारों की, अगर आपसे सवाल आता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है, एफआर फंडामेंटल राइट्स संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो हम कहेंगे 32 से लेकर के 35 तक। और आप देख रहे हो कि जो अनुच्छेद 32 है वो इनके बीच में आता है। किनके बीच में आता है? यानी एफआर के में आता है। अनुच्छेद किस में आता है? एफआर में आता है। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है, जबकि हाई कोर्ट की जो शक्ति है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आती। बिल्कुल सही है। परंतु सुप्रीम कोर्ट की शक्ति मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए क्या है? बाध्य है। क्या है साहब? बाध्य है। परंतु हाई कोर्ट की जो रिट अधिकारता है वो मौलिक अधिकारों के लिए मौलिक अधिकारों में नहीं आती, इसलिए हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अनुच्छेद 32 एफआर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है। क्या है साहब? बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? रिट जारी करने के लिए बाध्य है, क्योंकि अनुच्छेद 32 किस में आता है? मौलिक अधिकारों में आता है। देखो साहब, यहां देखते हैं अनुच्छेद 226 एफआर में नहीं आता, इसीलिए हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए
रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट क्या नहीं है साहब? बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बाध्य है क्योंकि अपने आप में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। अब देखो नंबर दो ये है कि साहब सुप्रीम कोर्ट केवल एफआर के उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट केवल एफआर के लिए रिट जारी कर सकता है। जबकि हम बात करें हाई कोर्ट की, तो ये एफआर के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए, जैसे संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार हैं, उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट मूल एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, एफआर के साथ साथ अन्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट एफआर के लिए तो कर सकता है, इसके अलावा अन्य अधिकारों के लिए भी हाई कोर्ट क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए रिट जारी कर सकता है। यानी इसका हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है? व्यापक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट का जो प्रभाव क्षेत्र है या अधिकार क्षेत्र है वो संकीर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट केवल संबंधित राज्य के लिए ही रिट जारी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव या अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र या राज्य के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। हम बात करें इसकी, तो देखो साहब हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र संकीर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट केवल संबंधित राज्य के लिए ही रिट जारी कर सकता है।
कर सकता है। तो देखो हमारे इनमें अंतर देखते हैं कि देखो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। अब अंतर ये है कि हाई को अनुच्छेद 32 एफआर के अंतर्गत आता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए क्या है, बाध्य है, कंपलसरी उसे जारी करने होंगे। परंतु हाई कोर्ट बाध्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए वो रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट केवल एफआर के लिए जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट एफआर के साथ साथ अन्य के लिए भी जारी कर सकता है, जैसे कानूनी अधिकार हैं या नीति निर्देशक, किसी के लिए भी जारी कर सकता है। और बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है, व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी राज्य के निवासी, चाहे यूपी का, एमपी का, राजस्थान, दक्षिण का, साउथ का, पूर्व, किसी का भी हो सकता है, उसके पूरे भारत के लिए जारी कर सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट केवल उसी राज्य के लोगों के लिए रिट जारी कर सकता है। इस तरीके से हमने कुछ अंतर देखे। अब देखो इसके बाद एक और चीज, हाई कोर्ट एक इंजेक्शन रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट ये 5 रिट तो जारी करता ही करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट एक अलग से रिट जारी करता है, इंजेक्शन। और ये कब जारी करता है, तो जब कोई आपदा वगैरह आती है तो राहत जो सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, जैसे भूकंप, बाढ़ आती है, तो वहाँ पर जो राहत सामग्री वगैरह, खाद्यान्न वगैरह उपलब्ध कराने के लिए जारी करता है। तो हम लिख सकते हैं कि हाई कोर्ट इन पांच रिटों के अलावा एक इंजेक्शन रिट जारी करता है जो कि राहत, सहायता उपलब्ध कराने के लिए जारी की जाती है। राहत सामग्री, जो राहत सामग्री होती है ना, खाना वगैरह, भोजन, कपड़े, जारी की जाती है। देखो अगर हम बात करें कि संसद, अनुच्छेद 32(3) में ही प्रावधान है कि संसद इन रिटों को अन्य किसी को भी शक्ति दे सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी नहीं आनी चाहिए। जैसे कलेक्टर, एसडीएम वगैरह, इनको भी ये शक्ति दे सकती है कि वो भी इन रिटों को जारी कर सकते हैं। तो देखें संसद इन रिटों को अन्य किसी प्राधिकारी को भी जारी करने की शक्ति सौंप सकती है, परंतु इसके कारण सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई कमी
नहीं आनी चाहिए। अन्य सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो किसी और प्राधिकार पोस्ट अधिकारी को सौंप सकती है, जैसे कलेक्टर को, एसपी को, एसडीएम साहब को, इनको किसी को भी सौंप सकती है। इस तरीके से संसद सौंप सकती है। परंतु हम देखें कि देखो इसमें लिख रहा है कि संसद अन्य जगह इनका प्रबंधन किए बिना इनका निलंबन नहीं कर सकती। यानी संसद इन 5 रिटों का अन्य जगह प्रबंधन किए बिना, यानी दूसरी जगह अगर इनका उल्लेख नहीं है, संविधान में दूसरी जगह क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है, तो इनका निलंबन नहीं कर सकती। तो हम देखें कि संसद इन रिटों का निलंबन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 32 में है, निलंबन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इस तरीके से जो अनुच्छेद 32 है ये होता है हमारा कंप्लीट। क्या होता है साहब? कंप्लीट होता है अनुच्छेद 32। अब देखो यहाँ से हमारा निलंबन, परंतु रिटों का तो निलंबन नहीं हो सकता, परंतु मौफार का कब कब उल्लंघन हो सकता, निलंबन हो सकता है। तो हमारा जो नया टॉपिक बनता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब कब किया जा सकता है। तो हमारा जो हेडिंग बनता है वो बनता है मौलिक अधिकारों का, अनुच्छेद 32 कंप्लीट हुआ, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कब कब किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, ये देखो। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन देखो अनुच्छेद 358, कौन सा? 358 और 359 में इसका क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है, जो हम पढ़ेंगे साहब अगली क्लास में। किसमें पढ़ेंगे? अगली क्लास में देखेंगे कि इनका निलंबन कब कब कैसे कैसे हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।